बात करेंगे राजनीति के बारे में। मैंने पहले बताया था कि जिस विषय का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं वो विषय का जो कंटेंट है वो क्या है, एकेडमिक तरीके से हमें मालूम होना चाहिए। क्योंकि हमारे विषय में सबसे बड़ी समस्या ये है, जिन अवधारणाओं का हम प्रयोग करते हैं वो अवधारणाएं साधारण व्यक्ति भी उन शब्दों का प्रयोग करता है, और इसलिए कई बार ये भ्रम पैदा होता है कि इसका सही अर्थ क्या है। कि आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो आपको इसका एकेडमिक तरीके से जो सही अर्थ है, इस तरह से ये शब्द काम में आने लगे हैं, वो मालूम होना चाहिए सबसे पहले। और पूरा सिलेबस किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का हो वो इस पॉलिटिक्स का ही वृहद स्वरूप है। जैसे प्लेटो ने कहा राज्य का वृहद स्वरूप है व्यक्ति का, वैसे कोई भी सिलेबस हो वो अल्टीमेटली राजनीति क्या होती है और राजनीति का अध्ययन कैसे किया जाता है, बस यही है सिलेबस, और कोई सिलेबस नहीं होता। तो पहले अध्ययन किस तरह से किया जाता है और राजनीति क्या होती है, ये थोड़ा सा हम 2-3 लेक्चर्स में हम समझ लें, फिर उसका विस्तार है हर जगह पर, और कुछ भी नहीं। बहुत आसान है ये, फिर तो तथ्य है जिन्हें याद करना है। तो हमने बात शुरू की थी राजनीति से। और चूंकि ये हम पश्चिमी तरीके से पढ़ाते हैं, वही है तरीका, तो हम पॉलिटिक्स शब्द काम में लेते हैं राजनीति के बजाय। तो पॉलिटिक्स का अर्थ मैंने कल बताया था आपको, और 2-3 फेजेस मेरे ख्याल से बताए थे मैंने आपके, कि पॉलिटिक्स का अर्थ जो है वो शुरू होता है अरिस्टोटल से, यानी यूनानी नगर राज्य से। पॉलिटिक्स मीन्स पॉलिटिक्स इज पॉलिटिका, जो उसकी किताब का नाम है ग्रीक में, और उसका मतलब है जो पॉलिस से संबंधित गतिविधि, अफेयर्स ऑफ द स्टेट, राज्य से संबंधित गतिविधियां राजनीति होती है, ये अरस्तु मानता है। ये 20वीं शताब्दी तक, 1950 तक यही माना जाता था। केवल राज्य का स्वरूप और प्रकृति परिवर्तित हो गई है। इसलिए जो फेज मैंने बताया था आपको, पहला था ग्रीक स्टेट, और इसमें है अरिस्टोटल सबसे पहला, अरस्तु। दूसरा आता है मिडाइवल पीरियड, विचारक है सेंट अगस्टाइन, जिसने इसको परिवर्तित किया। और तीसरा है मॉडर्न पीरियड, इसको मैकियावेली से जो आरंभ होता है। और इस पीरियड पर आकर हम इसकी परिभाषा देख रहे हैं, हम देख रहे परिभाषा गार्नर की। पॉलिटिक्स बिगिंस एंड द स्टेट, ये वही परिभाषा है जो अरस्तु की परिभाषा है, वही परिभाषा है, अंतर नहीं हुआ है। अंतर क्या हुआ है, राज्य में अंतर हो गया है। इसलिए ये अब राज्य का मतलब क्या है कि राज्य एक संस्था है। देखो यहां पर हम बात कर रहे हैं इस मैकियावेली के बाद में, इस समय तक आते आते द स्टेट जो है वो सोसाइटी और चर्च या मंदिर कहें, कुछ भी कहें उसको, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, इनसे अलग हो चुका है। 19वीं शताब्दी में राज्य अलग संस्था है, वो सोसाइटी नहीं है, वो चर्च भी नहीं है। यहां पर ये सब एक ही था, ये अंतर हुआ है। ये किताब जो इसमें गार्नर ने लिखी, 1910-12 की किताब है, लिखी गई थी। इसको हर टेक्स्ट बुक में आप राजनीति की परिभाषा जो आरंभ होती है वो इस परिभाषा से आरंभ होती है, गार्नर से। गार्नर के अनुसार राजनीति क्या है, राज्य से पर आरंभ होती है, राज्य पर ही समाप्त होती है। इट्स द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेटमेंट अबाउट पॉलिटिक्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द ट्रेडिशनल पॉलिटिकल साइंस। इसका मतलब क्या है पहले और थोड़ा समझ लें। ये स्टेट जो आया है गार्नर के समय,
इसमें जो ये गार्नर कह रहा है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि इसकी स्टडी करनी है। ये कंटेंट ये हो गया ना, राजनीति ये है, तो इसका मतलब राजनीति का अध्ययन कैसे करेंगे? तो इसकी राज्य का अध्ययन करना है हमको। राज्य का अध्ययन करना ही राजनीति का अध्ययन करना है। स्टडी ऑफ द स्टेट इक्वल टू स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स। राज्य का अध्ययन कैसे करना है? कौन सा होता है राज्य? तो उसमें है कि एक तो राज्य का अध्ययन करना है हमको उसके ऑर्गेनाइजेशन से। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? संगठन क्या है? राज्य का संगठन क्या होता है? 3 भाग होते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। एक तो ये करना हमको एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। ये तो हो गया ऑर्गेनाइजेशन, इसका अध्ययन करना है। तो हम राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं। अगर आप ये अध्ययन कर रहे हैं कि राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है, तो हम राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं। राष्ट्रपति के फंक्शंस क्या हैं, तो राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं। राष्ट्रपति चुना कैसे जाता है, राष्ट्रपति को हटाया कैसे जाता है, राजनीति की शक्तियाँ क्या है, राजनीति के राष्ट्रपति के कार्य क्या हैं, तो वो सब राजनीति का हिस्सा है। क्यों? क्योंकि वो स्टेट का हिस्सा है। एक तो हो गया स्टेट का ओरिजिन, उसका अध्ययन करना। फिर ये है, सबसे पहले आएगा ओरिजिन, वो संगठन हो गया। राज्य आया कहाँ से, इसका अध्ययन करना भी राजनीति का अध्ययन करना है। और इसकी बहुत सारे सिद्धांत हैं। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत। राज्य कैसे आया? प्राकृतिक रूप से आया। कौन कहता है ये? अरस्तु। राज्य कैसे आया? देवी भगवान ने बनाया। ये कौन कहते हैं? सेंट अगस्टाइन। राज्य कैसे आया? कि यह इवॉल्व हुआ है हिस्टोरिकली, अपने आप आया है। इतिहास में पहले कुछ और था, फिर धीरे धीरे वो बना, फिर राज्य आया। हिस्टोरिकल इवोल्यूशन है, वो कहता है हेनरी मेन, वो हिस्टोरिकल इवोल्यूशन की बात करता है। फिर आता है सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, हॉब्स, लॉक, रूसो। ये क्या कहते हैं? राज्य मिलकर बनाया है व्यक्तियों ने जानबूझ के। तो राज्य के उत्पत्ति के कई सिद्धांत हैं। इन सब का अध्ययन करना क्या है? राजनीति का अध्ययन करना है। ठीक है? ओरिजिन ऑफ द स्टेट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट, एम्स और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। राज्य क्या करने आया है, राज्य का काम क्या है? तो कुछ लोग अलग अलग विचार है इसमें, पूरी फिलोसफी इस पे। कुछ कहते हैं राज्य का कार्य, जैसे मैंने बताया था, केवल कानून व्यवस्था का ध्यान रखना, मैकियावेली की जैसे, और कुछ काम नहीं है। जॉन लॉक कहता है नहीं, प्राकृतिक अधिकारों का की रक्षा करना काम है। हॉब्स कहता है मैकियावेली की तरह नहीं, सारी शक्ति अपने पास ले लो और इनको नियंत्रण करना है लोगों को। रूसो कहता है राज्य का कार्य क्या है? जनता की इच्छा को व्यक्त करना, जनरल विल। तो राज्य का कार्य, मार्क्स कहता है राज्य का कार्य केवल शोषण करना। अलग अलग विचारकों ने अलग अलग प्रकार से बताया है। उन सब का अध्ययन करना क्या है? राजनीति का अध्ययन करना। इसकी परिभाषा के अनुसार गार्नर पे चल रहे हैं हम मॉडर्न पीरियड में। ऑब्जेक्टिव, देन इट्स नेचर। प्रकृति क्या है इसकी? प्रकृति का अर्थ यह है, ये मैकेनिकल है, कृत्रिम है, ये ऑर्गेनिक है, कि ये सोसाइटी का एक हिस्सा है, ये सोसाइटी से अलग है, कि ये राज्य और सरकार एक होती है कि अलग होती है, संविधान हो और राज्य में क्या अंतर। ये सारे अंतर जो होते हैं, इन अंतर से मालूम पड़ता है कि इसकी प्रकृति क्या है। इसकी प्रकृति बाकियों से अलग है। एक्सक्यूज मी, संविधान से अलग है, सरकार से अलग है, सबसे अलग प्रकृति है। तो ये सारे चीजों का अध्ययन जब हम करेंगे तो हम कहेंगे हम राजनीति का अध्ययन कर रहे हैं। क्लियर? ये था राजनीति के अध्ययन करने का मतलब। कब तक ये सारा कब तक चल रहा था? जब तक नए प्रकार के राजनीति की परिभाषा सामने नहीं। अब नए प्रकार की राजनीति की परिभाषा कैसे सामने आती? उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में 2 नए परिवर्तन हुए। परिवर्तन तो पहले से शुरू हो गए थे,
लेकिन प्रभावी होने लगे सोसाइटी में, ठीक है। उसके कारण से राजनीति की परिभाषा में चेंज आने लगे। क्या परिवर्तन हुए? एक तो हुआ अराइवल ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज और दूसरा हुआ पब्लिक ओपिनियन। ये दो चीजें समाज में आने लगी। एक तो राजनीतिक दल सशक्त होने लगे। अब राजनीतिक दलों को हम अलग से पढ़ेंगे बाद में। राजनीतिक दल जो है वो बनने शुरू हो गए थे पहले ही। 19वीं शताब्दी के आरंभ के वर्षों में राजनीतिक दल बनने लग गए थे, लेकिन धीरे धीरे कंसोलिडेट हुए थे सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी। तब पहली बार इंग्लैंड में ये विग पार्टी है और ये लिबरल पार्टी है, ये शब्द काम में आने लगे थे। अमेरिका में ये टोरी है, ये जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी है, ये कंजर्वेटिव पार्टी है, ये अमेरिका में आने लग गया था। तो 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ यानी 1850 के बाद से लेकर 1900 तक ये पॉलिटिकल पार्टीज इंपॉर्टेंट बनी। तो इससे मतलब क्या निकला, पॉलिटिक्स पे क्या प्रभाव पड़ा? पॉलिटिकल पार्टीज का मतलब ये था कि इन जगह पर चुनाव हो रहे थे, इंग्लैंड में और अमेरिका में, एक जगह 4 साल में, एक जगह 5 साल में। उन चुनावों में हिस्सा कौन लेगा? तो जो चुनाव में हिस्सा ले रहे थे वो धीरे धीरे, क्योंकि चुनाव तो पहले शुरू हो गए थे 17वीं सेंचुरी में। आप जानते हैं कि सबसे पहला प्रधानमंत्री इंग्लैंड का 17वीं सेंचुरी में बन गया था, और अमेरिका में 1776 यानी 18वीं शताब्दी से चालू हो गए थे चुनाव होने। राष्ट्र जब संविधान बन गया था 1881 में संविधान लागू हो गया था, तो चुनाव चालू हो गए। तब चुनाव में क्या होता है कि 2 तरह की प्रवृत्तियां आई सब जगह पर। इंग्लैंड अमेरिका तो उदाहरण है, आज भी है वही प्रवृत्तियां। एक तो प्रवृत्ति ये थी लोगों की, जो जीतने वाला था वो कह रहा था कि जो यथास्थिति है उसे बनाए रखो, और दूसरा कहता नहीं इसमें चेंज करो, मोटा मोटा। कुछ लोग थे चुन के जाना चाहते थे, अगर यार अगर अपन ने कुछ दूसरे लोग चुन के आगे तो डिस्टर्ब कर देंगे, सारा डिस्टर्ब हो जाएगी सोसाइटी। एक कह रहा था डिस्टर्ब करने की जरूरत है क्योंकि सबको सब नहीं मिल रहा है, तो जो कह रहे थे डिस्टर्ब नहीं करें और जो है उसको बनाए रखे, और सेंटर जो है उसके पास पावर रहनी चाहिए। वो तो हो गए कौन? कंजर्वेटिव्स, जिन्हें कहा जाता है टोरीज। रूढ़िवादी जो है विचार वाले लोग ये मानते थे कि समाज में बहुत ज़्यादा परिवर्तन की जरूरत नहीं है, हमारा संविधान बन गया है, अब धीरे धीरे परिवर्तन करो, और अगर आपने पूरी छूट दे दी लोगों को तो लोग डिस्टर्ब कर देंगे, गलत एलिमेंट ज़्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे और इसको पूरा डिस्टर्ब कर देंगे। इसलिए उसकी बजाय आप धीरे धीरे परिवर्तन करो और जो केंद्र है उसको शक्तिशाली रखो। ये जो लोग मानते थे उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी कौन सी बनाई? कंजर्वेटिव। और जो नहीं मानते थे, ये जो क्या मानते थे कि नहीं विकेंद्रीकरण होना चाहिए। अमेरिका में विशेष रूप से झगड़ा था कि स्टेट्स के पास कितनी पावर हो और सेंटर के पास कितनी, फेडरल के पास कितनी पावर हो, तो वो विकेंद्रीकरण होना चाहिए। जो तेजी से परिवर्तन होना चाहिए, जो एस्टेब्लिश्ड एग्रीकल्चर फ्यूडल लॉर्ड्स हैं उनकी शक्तियाँ कम होनी चाहिए, इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़्यादा मिलनी चाहिए, बहुत सारी ट्रेडिशनल जो परंपरा है उनको तोड़ना चाहिए, जैसे स्लेवरी है वो ख़त्म होनी चाहिए वगैरह। ये लोग कौन से थे? ये थे लिबरल। ये 2 पार्टियां एमर्ज हुई अमेरिका में भी और इंग्लैंड में, और ये चुनाव के समय अपने मैनिफेस्टो बनाए इन्होंने और कहा हमारी तो, जैसे अमेरिका में तो एक आदमी को चुनना होता था प्रेसिडेंट को, उन्होंने कहा ये हमारा प्रेसिडेंट है, ये हमारे इस मैनिफेस्टो को इम्प्लीमेंट करेगा, इसलिए चुनाव में वोट दीजिए इसको आदमी को, क्यों हम सब लोग चाहते हैं ये आदमी प्रेसिडेंट बने। इंग्लैंड में उन्होंने कहा इस पार्टी को दीजिए, प्राइम मिनिस्टर हम आपस में चुन लेंगे, प्राइम मिनिस्टर पहले डिक्लेयर नहीं होता संसदीय प्रणाली में, हम आदमी चुन लेंगे, लेकिन हमारी जो भी चुना जाएगा वो ये काम करेगा, ये मैनिफेस्टो है, ठीक है। तो इससे क्या मतलब निकला? इससे मतलब ये निकला कि इन दोनों में से जो भी जीत कर आएगा राज्य उसके अनुसार काम करेगा।
हमारे यहाँ देखते हैं हम, जो पहला संसद का जो सत्र होता है वो प्रेसिडेंट इनॉग्रेट करता है और वो भाषण देता है। क्या भाषण देता है कि जो चुनाव में जीत कर आता है वो लिख के देता है उसको कि हमारी सरकार अगले 5 साल ये काम करेगी, वो प्रेसिडेंट बोलता है। सरकार बदल जाए तो दूसरी तरह से बोलने लग जाएगा। तो आप ये नहीं कहेंगे साहब कल तो आप ये कह रहे थे, पिछली इलेक्शन में तो आपने ये कहा था, प्रेसिडेंट ने अब की ये कह रहे हो आप। तो प्रेसिडेंट कहेगा भैया मेरा कोई लेना देना नहीं इससे, मेरे को तो जो प्रधानमंत्री देता है लिख के मैं तो वो बोलता हूँ। तो मेरा काम है ऑथोरिटेटिव डिक्लेरेशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट, बस। क्या पॉलिसी है इसमें मेरा कोई मतलब नहीं है। तो जो जीत के आएगा स्टेट उसके अनुरूप कार्य करेगा, ठीक है ना। तो अगर आपको स्टेट का फंक्शन ये स्टडी करनी है तो पहले इन पॉलिटिकल पार्टीज की अध्ययन कर लो, इनके डिसीजन क्या हो रहे हैं, ये क्या सोचते हैं, उसका अगर अध्ययन करेंगे तो मालूम पड़ जाएगा ये जीतेगा तो ये करेगा और वो जीतेगा तो ये करेगा। तो राजनीति को ज़्यादा अच्छे प्रकार समझ पाएंगे ना। भाई ये ए जीत रही है पार्टी, बी जीत रही है, जो जीतेगा वही सरकार चलाएगा। तो हम पहले देख लें ए में डिस्कशन क्या हो रहा है पर्टिकुलर पॉलिसी के बारे में। जैसे अभी चल रहा है अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा है एबॉर्शन का। एबॉर्शन का क्या मुद्दा है कि एक तरफ कंजर्वेटिव जो होते हैं, जिसको ट्रंप साहब रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो कहते हैं साहब कि किसी बच्चे का जन्म लेना ईश्वर की देन है, आप उसको अबॉर्ट नहीं कर सकते। इसमें मार कैसे रहे हो आप यार, बच्चा तो हम कहते हैं ना ईश्वर की देन है, तो तुम बच्चा आ गया तुम्हारी कोख में और तुम मार रहे हो उसको, तो हम इसके विरोध में। आर्ग्यूमेंट है उनका। लिबरल्स क्या कह रहे हैं, जो डेमोक्रेटिक हैं, जिन्हें डेमोक्रेटिक कहते हैं वहाँ पे, वो कह रहे हैं कि साहब हर महिला को, जो जॉन स्टुअर्ट मिल का आर्ग्यूमेंट है, हर महिला को अपने शरीर पर के बारे में उसकी स्वतंत्रता है, वो क्या करे, आपको क्या मतलब। बच्चा मेरी पेट में है, अब मैं उसको मारना चाहती हूँ, जीना चाहती हूँ, आपको तो कोई परेशान कर ही नहीं रही, सोसाइटी को तो परेशान हो नहीं रहा। तो इट इज़ माई राइट टू ओन माई ओन बॉडी। मैं अपने शरीर पे खुद ही कंट्रोल नहीं कर सकती क्या, मैं इसमें भी स्वतंत्र नहीं हूँ, ये भी सरकार बताएगी। गलत है ये, वो कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं, डेमोक्रेट या लिबरल जिसे आप कहते हो, ठीक है। तो अब सरकार जिसकी बनेगी, राज्य की इसके बारे में क्या नीति होगी, इसका अध्ययन करने से पहले इन्हीं का अध्ययन कर लो, मालूम पड़ जाएगा आपको ये करेगी या ये करेगी। फिर वो नहीं कर पाती है तो अध्ययन करना ये किस कारण से नहीं कर पाया। जैसे हमारे यहाँ भी होता है, अधिकतर जो सरकारें चुनी जाती है वो सब काम नहीं करती जिसके लिए वादे करके गई थी, वो कुछ और काम करने लग जाती है थोड़े दिनों में। तो कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो विपक्ष में होते हैं तो आपको पता ही नहीं होता कि हो सकता है कि नहीं हो सकता, आप ऐसे विरोध करते हो हर चीज़ का। फिर जब खुद सरकार में आते हो तो मालूम पड़ता है यार बात तो सही थी, इसको चेंज नहीं करा जाए। ये होता है ना कई बार, 50 में से 10% चीज़ें चेंज नहीं करेंगे अपन, और अपने को तो वो करना था, अपने पास पावर आई उसको करो ना। तो तब आप राज्य का अध्ययन करेंगे। अब राज्य गड़बड़ कर रहा है, पॉलिटिकल पार्टीज के अनुसार नहीं कर रहा है, लेकिन 70-80% चीजें वही करता है जो पार्टी कहकर आती है, चुनाव में जीत कर जो आती है। तो 19वीं सेंचुरी के उत्तरार्ध में राजनीतिक दलों का महत्व बढ़ता गया। अगर आपको राज्य का अध्ययन करना है तो राजनीतिक दलों का अध्ययन करना चाहिए। और राजनीतिक दल तो राज्य का हिस्सा है ही नहीं, तो फिर पॉलिटिक्स की डेफिनेशन क्या है, वो कैसे चलेगी इस पर। पॉलिटिक्स बिगिंस एंड एंड्स विद द स्टेट, लेकिन दे आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टेट, बट वी आर स्टडिंग देम सो दैट वी कैन नो पॉलिटिक्स। भाई उनको नहीं पढ़ोगे पॉलिटिक्स पता ही क्या पड़ेगा। इट मीन्स उनको भी पॉलिटिक्स का हिस्सा बनाना पड़ेगा अध्ययन के लिए। ये प्रभाव डाल रहा है तो अध्ययन के लिए बनाना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। ये थॉट आरंभ हुआ पॉलिटिकल साइंटिस्ट में। आरंभ होने में टाइम लगता है, एक दिन में थोड़ी लगता है। ये तो एक डेवलपमेंट। दूसरा डेवलपमेंट था पब्लिक ओपिनियन। अब ये चुनाव होने लगे और राजनीतिक दल होने लगे, तो राजनीतिक दल क्या करते हैं, आज भी वही करते हैं, ये देखते हैं पब्लिक क्या सोच रही है, जो पब्लिक कह रही है वो उसी में तरफ हो जाते हैं, क्योंकि उनको वोट लेने। वो रिफॉर्म नहीं करते पब्लिक को कभी भी। आप देखो आजकल ये पॉलिटिकल पार्टीज बनने के बाद में रिफॉर्म करना बहुत कम हो गया। वो तो कह रहे पीछे चल, लीडर आगे चलते हैं, वो ये पीछे चलते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रीय आंदोलन था, उसमें तो लीडर आगे चलते थे, महात्मा गांधी आगे चलते थे। फिर वो कहते थे हड़ताल करनी है तो सब कहते करनी है, वो कहते नहीं करनी है तो सब कहते नहीं करनी है।
ये तय कौन करेगा, करनी है नहीं करनी, गांधी जी तय करेंगे। आज ये तय थोड़ी होता है। आज तो कहते हैं यार लोग क्या कह रहे हैं। जैसे आप देखो कहीं पे कुछ, जैसे ये अभी वो कलकत्ता मर्डर केस चल रहा है, तो लोग इस सड़क पे आ गए तो सारे पॉलिटिकल पार्टी वाले आ गए, अरे साहब ये गड़बड़ होगी गड़बड़ होगी। और ऐसा केस कहीं और जगह हो, सिंपल होते रहते, रोज ही होते हैं मर्डर तक, वहाँ अगर जनता नहीं आई तो पॉलिटिकल पार्टी वाले आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा हुआ था क्या, पता ही नहीं हमको। दे आर नॉट कमिटेड टू द कॉज, दे आर कमिटेड टू पब्लिक ओपिनियन। यू गॉट इट। अगर कोई, इसलिए कहा जाता है कि इवेंट से कुछ नहीं होता, इवेंट्स को इशू कौन बनाता है वो इंपॉर्टेंट है। इवेंट तो रोज होती रहती है कुछ ना कुछ। वो इवेंट हुई थी एक दिल्ली में, वो बच्ची के साथ, कितना जबरदस्त हल्ला हुआ। क्या उसके बाद में कभी हुआ ही नहीं किसी का रेप, किसी का मर्डर नहीं हुआ आज तक? रोज होता है। आज ही को अखबार हुआ था, कल भी हुए थे, उसमें तो हल्ला नहीं हो रहा। पॉलिटिकल पार्टी हल्ला क्यों नहीं मचा रही? क्यों कि पब्लिक ओपिनियन क्रिएट नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ वो अलग इशू, उस पर अपन नहीं जाएंगे। तो पब्लिक ओपिनियन भी इंपॉर्टेंट होने लगा राजनीतिक दलों के लिए कि चुनाव में जाएंगे तो पहले देखें भाई ये जो इशू है, वो क्या करते हैं राजनीतिक दल कि कोई इशू में अपना जो स्टैंड है उसको पहले पब्लिक में फेंकते हैं, फिर देखते हैं इसका क्या रिएक्शन है पब्लिक का, फिर कहते हैं यार, फिर वो ये जो होता है ना सर्वे वगैरह, क्या होता है, यही होता है। तो फिर जैसे आपका नेता कौन चुना जाए ये भी वो पूछ लेते पब्लिक से, टिकट किसको मिलेगा ये भी पब्लिक से पूछ लेते पहले। रोज होता है ना सर्वे, यही तो होता है। पब्लिक ओपिनियन पूछना चाहते हैं भाई इस आदमी को हम टिकट यहाँ से दे रहे हैं तो ये सही है, ए सही है, बी सही है। जिसको ज़्यादा लोग कहेंगे यार इसको सही है, ये उसको दे या नहीं दे वो अलग बात है, लेकिन वो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है टू डिस्कस बिफोर फाइनलाइजिंग द कैंडिडेचर ऑफ ए पर्सन। अब पब्लिक ओपिनियन बन तो गया, लेकिन एक्सप्रेस कैसे होगा, पता कैसे पड़ेगा? तो उसी समय में दूसरा डेवलपमेंट हुआ था, वो था न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर्स हैं, आज तो सोशल मीडिया खूब आ गए। 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में पहली बार न्यूज़पेपर्स आए थे और पैम्पलेट्स बचते थे। पैम्पलेट आप देखेंगे सब लोग पैम्पलेट पुराने आप पढ़ो, जिनके भी मार्क्स का पढ़ो, फलाने पढ़ो, जितने भी थिंकर्स वगैरह थे वो सब पैम्पलेट बना बना के बेच लगाते थे, डिस्ट्रीब्यूट करते थे। गांधी जी आए थे भारत में 1901 में एक बार, तो वो एक लेके आए बुकलेट, ग्रीन बुकलेट कहा गया। उसमें वो दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ क्या गड़बड़ हो रही है उसको छपाया, खुद नहीं, और उसकी 1000 प्रतियां इम्पोर्टेंट अखबारों में और इम्पोर्टेंट लोगों को बांटी। वही एकमात्र तरीका था लोगों तो बात कैसे पहुंचाए। फिर रेडियो आया 20वीं शताब्दी में, फिर टीवी आया, फिर इंटरनेट आया, और अब इंटरनेट में मास सोशल मीडिया आ गया। ये डेवलपमेंट है पब्लिक ओपिनियन को क्रिएट करने के, स्प्रेड करने के। तो 19वीं शताब्दी में सेकेंड हाफ में ये चालू हो गया था बहुत तेजी से। इसका बहुत महत्व था। लोग सुबह सुबह जाकर चाय की दुकान कहते हैं जो वहाँ पर होती है, वहाँ बैठ के पढ़ते थे अखबार। अपने ही पढ़ते थे हम तो, आपने तो नहीं देखा होगा जी समय, अब तो इंटरनेट के प्रोडक्ट हो सारे। तो उस समय देखा जब 1960, 65, 70 में अखबार की बाढ़ जो होते थे, सुबह सुबह अखबार आ जाए, देखे क्या हुआ कल जयपुर में क्या हुआ, हमें क्या पता क्या हुआ। तो अखबार सबसे पहले, फिर बाद में रेडियो आया तो कभी रेडियो सुन लेते हैं, वो पहले ही बता देगा। फिर टीवी आएगा, अच्छा देख ही लेंगे। शाम को प्रणव रॉय का एक प्रोग्राम आता था, वर्ल्ड दिस वीक, हम बड़े ध्यान से सुनते थे, और ये प्रणव आया, ये सप्ताह भर की पूरी न्यूज़ बता देगा। फिर इंटरनेट आया, कभी गूगल पे देख लो, और फिर सोशल मीडिया आया, यूट्यूब पे दे, आजकल तो हर चीज़ रोज 24 घंटे देखते रहो, उसमें मिल जाएगा। अब उसमें आप प्रॉब्लम ये आ गई, सही गलत का ही पता नहीं पड़ता, वो अलग है। लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आपसे कि 19वीं सेंचुरी के सेकेंड हाफ में पब्लिक ओपिनियन और पॉलिटिकल पार्टीज, दे बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट in influencing the policies of the state. So gradually people started thinking that these things should also be included in the study of politics. ये 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध की डेवलपमेंट है। इसका प्रभाव ये पड़ा कि जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उन पर धीरे धीरे प्रभाव पड़ा। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी में लेट आती चीज़, वो एक बार स्थापित हो जाता है उस पर रिसर्च की जाती है, वरना कहता है ये तो पासिंग फेज है, चला जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं। जैसे मोदी जी अब 10 साल रह लिए, अब उन पर स्टडी होगी गंभीर, 10 साल में क्या किया सरकार ने, जब ये चले जाएंगे तब, उसके बाद अभी नहीं होगी। तो बस ये विश्वविद्यालय में ऐसे ही होता है, रिसर्च ऐसी होती है। तो क्लियर ये इंडिकेशंस थे कि अब राजनीति की परिभाषा परिवर्तित हो रही है, क्योंकि राज्य
निर्णय कैसे लेता है, ये परिवर्तित हो रहा है, प्रभावित हो रहा है उनसे। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आर्थर एफ बेंटले महोदय थे एक, प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट किताब लिखी इन्होंने 1908 में। ये पहली किताबों में से एक मानी जाती है जिन्होंने ये इस बात को इंडिकेट किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बार एक पुस्तक के रूप में इस बात को इंडिकेट किया कि पॉलिटिक्स का अध्ययन केवल इंस्टीट्यूशनल या फिलोसॉफिकल ही नहीं होता है, उसकी प्रोसेस को देखिए, ये कैसे होता है, डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, चुनाव कैसे जीते जाते हैं, समूहों की क्या स्थिति होती है, इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी है, प्रेशर ग्रुप भी है। दैट इज द वन ऑफ द फर्स्ट इंडिकेशन बाय ए पॉलिटिकल साइंटिस्ट दैट देयर इज ए नीड टू चेंज द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स। ठीक है, ये तो शुरुआत थी, उस समय नई नई आई थी। उसके बाद 1925 में एक था शिकागो डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस। इसमें इसके हेड साहब थे चार्ल्स मेरियम। तो ये हेड साहब जो थे, इन्होंने, इनके पास एक टीम थी, एसोसिएट प्रोफेसर होते हैं 4-5 लोग। इन्होंने सबसे पहले शुरुआत की, इनकी किताब है द न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। ये इसी का आगे आर्ग्यूमेंट है कि राजनीति के नए आयाम आ गए हैं। और इन चार्ल्स मेरियम के नेतृत्व में एक टीम बनी जिन्होंने कहा कि अब नए तरीके से पॉलिटिक्स का अध्ययन करना चाहिए। उसमें से एक महत्वपूर्ण नाम है जो आप जानते हैं, वो है जो सिस्टम थियरी जिसने दी है, ये इनका चेला था। तो एक ग्रुप बना 1925 के बाद, ये शुरुआत होने लगी कि अब नई तरीके से रिसर्च की जाए। उस नए तरीके को कॉन्क्रिटाइज धीरे धीरे, चूँकि फिर 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया तो उस समय बंद हो गई सारी पढ़ाई लिखाई। 1945 के बाद में वापस से चालू होता है ये, और 1950 तक आते आते, मतलब 25 साल लगे इसको। 1950 से 1969 तक का पीरियड राजनीति को एक नई दिशा में ले जाता है। 20 साल ये 1970 तक, इसमें राजनीति की परिभाषा बदल जाती है। और इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन माना जाता है वो डेविड ईस्टन का माना जाता है। ठीक है, तो डेविड ईस्टन ने 1953 में पुस्तक लिखी थी पॉलिटिकल सिस्टम। और भी किताबें लिखी, लेकिन 53 तक आते आते इन्होंने स्थापित कर लिया कि एक नए प्रकार की स्थिति आ चुकी है। और वो जो नई स्थिति आई उसको बहुत से लोगों ने, ये मतलब चल रहा है 1925 के बाद से धीरे धीरे लोग धीरे धीरे परिवर्तित करते जा रहे हैं अपने अध्ययन को। तो ये कहा गया इसे कि यह एक व्यवहारवादी आंदोलन है। इसको थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, अलग से टॉपिक है आपका ये। इसे बता रहा हूँ बिहेवियरल रिवॉल्यूशन, ये नाम दिया गया, और जिसका मुख्य उद्देश्य, मतलब एक शब्द में हम कहें तो इन्होंने पॉलिटिक्स को कहा कि पॉलिटिक्स इज नॉट द स्टडी ऑफ ए इंस्टीट्यूशन कॉल्ड स्टेट।
इट इज द स्टडी ऑफ द बिहेवियर ऑफ द स्टेट एंड इट्स एक्टर्स। ये है बिहेवियरलिज्म। गॉट इट? इसको हिंदी में आप लिख लीजिए। व्यवहारवाद का मूल सेंटेंस एक ही एक सेंटेंस है। व्यवहारवाद ने माना कि राजनीति का अध्ययन राज्य नामक संस्था का संस्थागत अध्ययन करना नहीं है। राजनीति का अध्ययन करने का अर्थ है यह राज्य के प्रक्रियाओं और कार्यों का अध्ययन करना है। प्रोसेस ऑफ द गवर्नमेंट, प्रोसेस ऑफ द पॉलिटिकल एक्टर्स और बिहेवियर, व्यवहार का अध्ययन करना है। यानी जैसे इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये है कि इन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशन का अध्ययन करना है। अगर कॉन्स्टिट्यूशन इज पार्ट ऑफ स्टेट तो बिहेवियरल कहेंगे हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्या लिखा हुआ है इसका अध्ययन नहीं करना है, ये तो हमें पता ही है। हमें अध्ययन करना है कॉन्स्टिट्यूशन हाउ इट ऑपरेट्स इन प्रैक्टिस, व्यवहार में संविधान कैसे लागू होता है, इसका अध्ययन करेंगे तो आप बिहेवियरलिस्ट हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उसके प्रोविजंस के बीच जितने कोर्ट केसेस हुए हैं वो उसका अध्ययन करो। आपने कहा फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का एक अध्ययन तो आप बता दीजिए कौन कौन से राइट्स हैं 1913 से लेके 1821 तक है ना जो राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, उसको पढ़ के और बता दीजिए कि साहब ये हो गया अध्ययन। बिहेवियरल कहेंगे ये कोई अध्ययन नहीं है, उसके पीछे फिलोसॉफी बता दीजिए। ट्रेडिशनल तरीके से करेंगे तो कहेंगे साहब इसकी दर्शन क्या है, कहाँ से आया है ये, मूल अधिकारों का मतलब क्या होता है, मूल अधिकार जो है वो कहाँ से आए हैं, हमने कहाँ से लिए हैं, इसमें और मानव अधिकारों में क्या अंतर होता है, मूल अधिकार और प्राकृतिक अधिकारों में क्या अंतर होता है, क्या संबंध होता है, इन सब का अध्ययन तो होगा परंपरागत रूप से कर्म करेंगे तो। और व्यवहारवादी तरीके से करेंगे तो भाई मूल अधिकार पे कोर्ट में केस कौन सा हुआ है, रिट कौन सी जारी लगी है और उसका क्या निर्णय आया, वो है मूल अधिकार का अध्ययन। ऑपरेटिव एस्पेक्ट ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, उसमें आपको गोलकनाथ केस पढ़ना पड़ेगा, उसमें आपको केशवानंद भारती केस पढ़ना पड़ेगा। तो जो इनका अध्ययन करेंगे वो कहेंगे हम बिहेवियरल अध्ययन कर रहे हैं। चुनावों का अध्ययन होने लगा, जो आज होते हैं सेफोलॉजी, जो आजकल होता है ना खूब सारे चुनाव से पहले, एग्जिट पोल, ये सब ये बिहेवियरल रिवोल्यूशन का है। कि चुनाव तो टिकट बढ़ गए, खड़े हो गए लोग, अब लोग वोट क्यों दे रहे हैं, इसलिए दे रहे हैं। अब अभी मेरे पास आज ही आया, मतलब अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उनके अध्ययन अब हो रहे हैं पॉलिटिकल साइंटिस्ट के द्वारा अलग अलग जगह पर। तो मध्य प्रदेश वालों ने मुझे भेजा है जो अध्ययन किया है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी क्यों जीती, तो उसका एक्चुअल सर्वे करा के लोगों ने वोट क्यों दिए, उस पर एक साइंटिफिक अध्ययन है जो उनके साथ जो भी साइंटिफिक होता है वो बिहेवियरल आपका अध्ययन हो गया। सो डेविड ईस्टन इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ बिहेवियरलिज्म। देयर आर मेनी अदर्स जो हम देखेंगे बिहेवियरलिज्म के समय में, लेकिन इसमें जो मुख्य बात आई वो है कि राजनीति को परिभाषा वो नहीं रही जो गार्नर की थी। अब इसकी परिभाषा होगी कि गार्नर की परिभाषा में मालूम नहीं पड़ता कि राज्य क्या कर रहा है, वो कहता राज्य एक संस्था है, उसका अध्ययन करना है, कैसे आई, क्यों आई, उसके ऑर्गेनाइजेशन, उसके क्या संगठन क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, इसका अध्ययन करना है, राजनीतिक अध्ययन करना है। अब हुआ कि राजनीतिक अध्ययन करना राज्य का अध्ययन न करके राज्य के व्यवहार का अध्ययन करना है। बिहेवियर ऑफ स्टेट इज पॉलिटिक्स, नॉट स्टेट इज पॉलिटिक्स। तो बिहेवियर ऑफ स्टेट क्या है, उसमें अलग अलग बिहेवियरलिस्ट जो थे, जो लोग अध्ययन कर रहे थे, उन्होंने अलग अलग प्रकार से बताया कि हमारे हिसाब से ये महत्वपूर्ण व्यवहार है राज्य का, हमारे हिसाब से ये महत्वपूर्ण राज्य जैसे, और उसके हिसाब से उन्होंने परिभाषा दी राज्य की। एक सवाल जो मैंने आज आपको दिया है वो इसी में है, क्या है, लास्वेल, हेरोल्ड लास्वेल, ये भी वही का था, शिकागो यूनिवर्सिटी का। इसने किताब लिखी क्या, पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ। तो उसने राजनीति को यह परिभाषित किया कि राजनीति क्या है कि कौन कब कहां क्या प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, तो क्या चीज प्राप्त करता है उसको उसने कहा ये क्या है, पूरी पॉलिटिक्स ये है, कौन कब की, हु गेट्स व्हाट, कौन कब क्या,
कब प्राप्त करता है, कैसे प्राप्त करता है, तो वॉट क्या है, वॉट किस क्या प्राप्त करता है, तो वो कहता है वो प्राप्त करता है पावर, शक्ति। सो पॉलिटिक्स इज नथिंग बट ए स्ट्रगल फॉर पावर, जैसा मॉर्गेंथाउ ने बाद में कहा। मॉर्गेंथाउ किताब है पॉलिटिक्स अमंग नेशंस, उसका पहला सेंटेंस क्या है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स लाइक ऑल पॉलिटिक्स इज ए स्ट्रगल फॉर पावर। इन्हें हम कहते हैं रियलिस्ट। तो लास्टवेल बिहेवियरलिस्ट था, उसने सबसे पहले कहा कि राजनीति की परिभाषा यह है, शक्ति को प्राप्त करना ही राजनीति है। अब शक्ति सबसे ज्यादा राज्य में होती है, इसलिए राज्य को अध्ययन करेंगे हम, लेकिन राज्य तक सीमित नहीं है। शक्ति जहां भी हो वहां का जो भी स्ट्रगल हो रहा है वो राजनीति है। आपके मोहल्ले का चुनाव हो रहा है तो वहां भी राजनीति, शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, मोहल्ले का प्रेसिडेंट बन जाऊं एसोसिएशन का, तो वो भी पॉलिटिक्स है। स्टूडेंट यूनियन की पॉलिटिक्स है, वो भी पॉलिटिक्स है, क्योंकि क्या है, वो पावर के लिए स्ट्रगल है। तो पॉलिटिक्स शुड बी डिफाइंड एज ए स्ट्रगल फॉर पावर, एंड बिकॉज इट हैपन द मोस्ट पावरफुल institution is state, so normally 90 all struggle goes to the state ultimately। जो आपके नेता बनता है स्टूडेंट यूनियन का, वो भी अल्टीमेटली क्या एमएलए बन जाता है, कोशिश करता है, तो अल्टीमेटली उसको वो बनना है। असली सत्ता, असली पावर तो सरकार के पास है, वो तो शुरुआत है इसकी पावर की, लेकिन ये भी पॉलिटिक्स है, वो भी पॉलिटिक्स है। तो ये लास्टवेल ने कहा, ऐसे अलग अलग ने अलग अलग तरह से परिभाषित किया है, मैं सब में नहीं जाऊंगा डिटेल में। इसमें जो सबसे लोकप्रिय परिभाषा हुई व्यवहारवाद में राजनीति की, वो थी डेविड ईस्टन की। डेविड ईस्टन ने क्या कहा, इसने कहा ऑथोरिटेटिव allocation of power of value, सॉरी, मूल्यों का अधिकृत वितरण जहां होता है और जैसे होता है वही राजनीति है। अब ईस्टन के अनुसार ये डेफिनेशन मानी जाती है बिहेवियरलिज्म की। ईस्टन सबसे शक्तिशाली था, सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल था, इसलिए इसके अनुसार वैल्यूज वो मानता है इकोनॉमिक वैल्यूज। अब ध्यान रखिए इसको, तो वैल्यूज एथिक्स में भी आती है, एथिक्स में बात करते हैं वैल्यूज की, लेकिन ये वैल्यूज हैं इकोनॉमिक वैल्यूज। तो आर्थिक संसाधनों को जो कानूनी रूप से, ऑथोरिटेटिव मीन्स लीगली जिसके पास अथॉरिटी है, कानूनी रूप से जिसके पास शक्ति है, वो डिस्ट्रीब्यूट कैसे करता है इसको, आर्थिक संसाधनों को, वही राजनीति है। अब ये अलग शब्दावली है, उसको अगर साधारण आदमी की भाषा में कहेंगे तो भाई राज्य डिस्ट्रीब्यूट करता है। और कौन करता है, एलोकेट कौन करता है, यहाँ पर कुएं खुदेंगे, यहाँ पर सड़क बनेगी, ये सब आर्थिक, यहाँ पर टेंडर निकलेंगे उस सड़क के, और उसके यहाँ ब्रिज बनेंगे और यहाँ मकान बनेंगे, ये कौन करता है, तो राज्य करता है, ऑथोरिटेटिव होता है। जेडीए है तो जेडीए की भूमि कौन, जेडीए कौन तय करेगा, बाकी अनऑथोराइज्ड है, बाकी भी आप मकान कहीं बना लो, बट दैट इज नॉट ऑथोरिटेटिव एलोकेशन। आप बिना कानून की होते रोज देखते हैं हम, मकान टूटते हैं वगैरह, तो वो एलोकेशन तो उन्होंने कर लिया अपने आप ही, आप खुद ही एलोकेट कर लो। आप बिजली है, उसको बिजली तार जा रहा है सड़क पर, तो तार लगा के डायरेक्ट ले लो, बिजली तो आ गई आपके पास, एलोकेशन तो हो गया आपको, बट दैट इज नॉट ऑथोरिटेटिव। आप पकड़े जाओगे, आपको जेल होगी, क्योंकि ऑथोरिटेटिव जो करने वाला हो कहेगा ये तो हमने सैंक्शन ही नहीं किया, आप कैसे ले रहे हो। वो जो शक्ति जिसके पास है सैंक्शन करने की, अथॉरिटी की, वो प्रक्रिया और वो शक्ति ही राजनीति है। क्लियर? सो दिस इज द थर्ड फेज या फोर्थ फेज ऑफ द डेफिनेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू। पहला अरस्तु, दूसरा एंगस्टाइन, तीसरा मैकियावेली और चौथा ईस्टन। 4 फेज हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आज इतना ही देखते हैं, कल बाद में मंडे को अपन करेंगे लास्ट फेज, जो 1970 के बाद का जो फेज है वो क्या है, ठीक है बेटा।